वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थ लाइन के साथ। महिलाओं के शरीर की बनावट पुरुषों से बहुत अलग है। साथ ही महिलाएं अपनी बीमारी के प्रति लापरवाही भी बरतती हैं, जिसकी वजह से वो आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। यही नहीं, महिलाओं और पुरुषों के शरीर में कई हार्मोन्स भी अलग पाए जाते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के शरीर में जीवन पर्यंत चलने वाली कई प्रक्रियाएं उनके शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। शारीरिक अवस्था और कुछ हद तक सामाजिक व्यवस्था के कारण कुछ बीमारियों का खतरा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा होता है। ये आपको बताते हैं कौन सी वो बीमारियां हैं। साथ ही चंदन हॉस्पिटल की फेमस गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुभूति चतुर्वेदी ने महिलाओं से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को हमसे साझा किया। तो जानते हैं कि वो जानकारियां क्या हैं। आप देख रहे हो ONN न्यूज में मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं, रोग के बारे में देते हैं जानकारियां और मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर से। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है यानी हमारा आज का जो एपिसोड है वो खास कर महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो महिलाओं से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ी हुई है फेमस गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुभूति चतुर्वेदी चंदन हॉस्पिटल से। इनसे जानेंगे कि महिलाओं में क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उन चीजों को सही किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो महिलाएं जैसे घर का कार्यभार संभालती हैं, उनमें रोग भी अनेक होते हैं, तमाम बीमारियां होती हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में मैम, कि जैसे महिलाओं में बहुत ज्यादा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो उसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं इसको अनदेखा कर देती है, लेकिन आगे चल के ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली इरेगुलर मेंसेस आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली यंग फीमेल्स में जो इसका सबसे ज़्यादा कॉज आजकल होने लगा है वो है PCOD, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये, एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज हो गई है, हम जो अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाने लगे हैं, जो अननेसेसरी वेट पुटअप होने लगा है, इसकी वजह से हमारा पूरा शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, जिसके वजह से हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से साइकिल्स बहुत ही इरेगुलर हो जाती हैं। इससे कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि एक तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो पेशेंट थोड़ा सा वैसे ही डिस्टर्ब फील करता है, और कॉम्प्लिकेशन में चेहरे पे अनचाहे बाल आ सकते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हार्मोन डिस्टर्बेंस में थायराइड, शुगर, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और पेशेंट अगर मैरिड है तो इसकी वजह से पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें ट्रीटमेंट अर्ली, जैसे ही पेशेंट को ये कंप्लेंट हो, उसे ये समझ में आना चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना है, ताकि हम उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। मैम, महिलाओं में एक और समस्या आती है वाइट डिस्चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो क्यों होता है? कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप भी ले लेता है, थोड़ा सा जानकारी दें। वाइट डिस्चार्ज दूसरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। वाइट डिस्चार्ज, देखिए, कुछ वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, जैसे कि आपका महीना आने वाला है उसके पहले यदि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी साइकिल के बीच में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जब एक्चुअली में आपका अंडा फूट रहा है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर पूरे महीने आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज के साथ बदबू, खुजली, या फिर इतना वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कि आपके अंडरगारमेंट्स उससे ख़राब हो जा रहे हैं, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। ये इसका सबसे कॉमन कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन एक बार हो जाए, अगर ट्रीट ना हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में, जिससे हम कहते हैं क्रोनिक सर्विसाइटिस, उसमें चेंज हो सकता है। आपके द्वारा हस्बैंड को इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपको ट्रीट किया जाए और हस्बैंड को ट्रीट ना किया जाए तो हस्बैंड से आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। और इससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को लंबा डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी के चांसेस, सब कुछ होते हैं। इसलिए टाइमली डिटेक्ट करके इन्फेक्शन को उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के बारे में बात कर ही रहे हैं तो प्रेगनेंसी की ही बात बनती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए एक महिला को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
देखिए, अगर पेशेंट हमारे पास प्रेग्नेंट होने के पहले से आ रहा है तो आइडियल सिचुएशंस में हम 3 महीने पहले से पेशेंट को फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एडवाइस करते हैं। इससे होता ये है कि हमारे जो हम पेशेंट प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा बनता है उसमें शारीरिक विकृति होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए पेशेंट को घर पे पता चला कि हमें प्रेगनेंसी है, तो जैसे ही पेशेंट को पता चले वैसे ही उसे अपने तुरंत अस्पताल जाके बुकिंग करानी चाहिए, जिसे हम एंटीनेटल बुकिंग कहते हैं। अस्पताल में एंटीनेटल बुकिंग के बाद उसकी जो भी जांचें हमें चाहिए प्रेगनेंसी में, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, जो हमारा वायरल मार्कर्स स्टेटस होता है, एक थायराइड प्रोफाइल हम बेसिक कराते हैं और एक पहला अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें ये पता चल जाए कि बच्चा एग्जैक्ट कितने जेस्टेशन का है। उसके बाद पेशेंट को हम जो सप्लीमेंट्स एडवाइज्ड होते हैं, जो डाइट उसे लेनी चाहिए, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट, ये सब चीज़ें हम पेशेंट को समझाते हैं। और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे पेशेंट का आगे बढ़ता है फॉलोअप, वैसे वैसे जो भी जिस समय के हिसाब से अल्ट्रासाउंड और जांचें होती हैं वो हम बताते हैं, और डिलीवरी के हम उसे ऑप्शंस बताते हैं, और इस प्रकार पूरी प्रेगनेंसी उसकी मॉनिटर्ड रहती है और इवेंचुअली एक सक्सेसफुल डिलीवरी में रिजल्ट करती है। प्रेगनेंसी यानी कि महिला का माँ बनना बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है और उसके लिए बहुत सुखद अनुभूति का एहसास भी कराता है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद जब महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों से जुड़ी हुई किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जानकारी दें ऑडियंस। देखिए, डिलीवरी के बाद कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो बच्चे से रिलेटेड, कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, उसमें ना ऊपर से पानी, ना शहद, ना घुट्टी, जो बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिसेस कॉमन है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। बच्चे को जहाँ तक हो सके माँ के साथ ही हमेशा लिटाना चाहिए। जितना बच्चे और माँ साथ रहें उतना उनका बॉन्डिंग बढ़ता है, उतने माँ के दूध की सेक्रीशन बढ़ती है, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। पेशेंट के लिए उसकी डाइट, जो लैक्टेटिंग फीमेल होती है, मतलब जो माँ दूध पिला रही है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा है, क्योंकि उसे 2 लोगों को पोषण देने जितना भोजन चाहिए। तो उसके लिए उसे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितनी भी वो डाइट लेती है उससे थोड़ी बढ़ा कर ले, सप्लीमेंट्स ऐड करे, अपनी डाइट में प्रोटीन और बढ़ाए, कैल्शियम ले। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा शुरू के 6 हफ्ते जो हम समय मानते हैं कि जिसमें बच्चेदानी उबर कर अपने वापस नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट साइज़ में आती है, उसमें मरीज़ को थोड़ा सा भारी वज़न ना उठाने की कोशिश करनी चाहिए, और बहुत आराम नहीं, लेकिन बस नॉर्मल एक्टिविटी जितनी, बहुत कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। यही सब हमारी नॉर्मल सलाह होती हैं मरीज़ों को। मैम, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जैसा कि डिलीवरी होने के बाद महिलाओं में अक्सर वेट गेन हो जाता है, फिर उसके बाद महिलाएं पतले होने की कोशिश करने लगती हैं, यानी कि अपना डाइट कम कर देती, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि उसे डबल डोज लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अपना भी पोषण, बच्चे का भी पोषण करती है। तो उसके लिए उनको क्या अहम जो है सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, सलाह एक तो सबसे पहले हम इमीडिएटली बताते हैं मरीज़ को एब्डोमिनल बेल्ट बांधना। इससे ये होता है कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती है, जल्दी ही वापस रिस्टोर हो जाती है। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। बेड रेस्ट नहीं होता है कि डिलीवरी के बाद बेड रेस्ट नहीं लेना है, अपनी आप रूटीन एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, उससे आपका जो भी एक्सेस वेट जो गेन हुआ है वो अपने आप लूज़ हो जाएगा। और वेट जो गेन होता है प्रेगनेंसी में, वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप लूज़ हो जाता है। वेट जो बढ़ता है वो अगर फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़े हमारी, तो वो वेट रिटेन्ड रह जाता है। जैसे कि आज बात करें महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की भी जो समस्या बहुत कॉमन हो गई है, इसके क्या कारण होते हैं मैम, आपसे जानेंगे। देखिए, इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे हैं। हो सकता है कि फीमेल को प्रॉब्लम हो सकता है उसके हस्बैंड में दिक्कत हो। हमें दोनों लोगों की जांचें करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ फीमेल को जांच करते रहते हैं, और जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तब जब हम ये सोचें कि अब हस्बैंड का करें, तो पता चलता है कि गड़बड़ी हस्बैंड में थी। तो हमारी जांचों में सबसे पहले फीमेल का जो बेसिक होती हैं, उसमें हमें ये जानना है सबसे पहले कि अंडे बन रहे हैं या नहीं फीमेल में। उसके लिए हमारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ देते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे ज़रूरी है वो है कि
पेशेंट की यूट्रस की ट्यूब्स, जिन्हें कि हम नलियां कहते हैं बच्चेदानी की, वो पेटेंट है या नहीं, क्योंकि अंडे को बच्चेदानी तक पहुंचने के लिए उनका पेटेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी जांच जो हमारी बेसिक होती है वो नलियों के लिए होती है। तीसरी जांच हमारी जो बेसिक है वो है हस्बैंड की सीमन एनालिसिस, कि अगर हस्बैंड के शुक्राणु कम हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। ये हमारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। इसके बाद ज़्यादातर हमें इसी लेवल पर प्रॉब्लम पता चल जाती है, जिनका हम दवाइयों से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और अगर दवाइयाँ ना असर कर पाएँ तो उसके बाद बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI, IVF हमारा फाइनल स्टेज होता है। जब हम कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो हम माँ से अंडा और पति से शुक्राणु लेके उसे बाहर मीडिया में फ्यूज़ करा के, और फिर जब वो एम्ब्रियो बन जाए तो उसे बच्चेदानी में रख के उसे डेवलप कराते हैं। जाते जाते चाहेंगे कि आप एक लेडी को, यानी एक स्त्री को माँ बनने तक के सफ़र या माँ बनने के बाद जब बच्चे का वो क्योर करती है, उस सफ़र तक क्या जानकारी देना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहती है तो प्लीज़। देखिए, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स अपने प्रॉब्लम को बहुत अवॉइड करते रहती हैं। यही एक कॉमन प्रॉब्लम है। उनकी दिक्कतें हमेशा नज़रअंदाज होते रहती हैं उनके खुद के द्वारा। बाकी लोगों की तो बात अलग है, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बताती नहीं है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। अच्छे डॉक्टर्स हमारे चंदन हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, यहाँ पर आएँ, कंसल्ट करें, और फिर जो भी आगे ट्रीटमेंट है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपना डाइट सही रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी सही रखें, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी लाइफ, ताकि एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी वो जी सकें आप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर अनुभूति चतुर्वेदी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थी चंदन हॉस्पिटल से। उन्होंने महिलाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका क्योर क्या है, कैसे उस चीज़ को देखभाल करें और उनसे बचे कैसे। आशा करती हूँ कि हमारा आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, और खासकर महिलाओं को ये जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आप भी देखिए हमारा एपिसोड और लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। इसी के साथ मुझे यानी मनीषा को दे इजाजत। बने रहे ONN न्यूज़ पर। नमस्कार।